ऑनलाइन तो अवेलेबल होता ही है, वरना जिसको कोई मैरिज हॉल में कितने बजे जाते हैं आप लोग? रात 8 से 10 गए हैं कभी ज़िंदगी में? फिर इस तरह की बातें ना किया करें, मैंने जल्दी जाना है। अच्छा, लेक्चर नंबर 8। ओके भाई, उसको को व्हाट्सएप पे मुझे पहले भेजे दोनों चैप्टर ज़रा। यूएसबी में ले आए। अच्छा, हम ये टेबल पढ़े थे, इस टेबल को देख लें कि डिविडेंड के ऊपर रेट क्या है। तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के केस में डिविडेंड के लिए रेट है 7.5%, इंडिपेंडेंट पावर परचेजर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए। और वैसे जनरल रेट है डिविडेंड का 15%, और 25% रेट होगा डिविडेंड का अगर किसी कंपनी की इनकम माफ है, तो उस कंपनी की इनकम माफ है, लेकिन वो कंपनी जब अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटेगी तो वो डिविडेंड माफ नहीं होगा, उस डिविडेंड पे कितने % टैक्स लगेगा? 25%। तो उस डिविडेंड पे 25% टैक्स लगेगा। उसकी इनकम माफ होने के आगे कई वजूहत हो सकती हैं। फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, किसी ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। म्यूचुअल फंड्स कोई होते हैं, हमें जानना जरूरी नहीं है वो क्या है। किसी ने अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो डिविडेंड विल बी टैक्स्ड एज पर फॉलोइंग रेट्स। अगर इंडिविजुअल और एओपी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है म्यूचुअल फंड में और फिक्स्ड इनकम उनको मिलनी है, ये कोई लफ्ज लिखा होगा पेपर में, फिक्स्ड इनकम उनको मिल रही है, तो कितने % रेट लगेगा? 25%। अच्छा, और अगर उनको डिविडेंड दिया जा रहा है इक्विटी से या डिविडेंड दिया जा रहा है लोन से, तो फिर रेट क्या है? 15% और 25%। अब इस डब्बे को एज इट इज बस देख लें, ये हम आपको किसी टेस्ट में देके और लिख के बता देंगे डिविडेंड कौन सा वाला है। अब आप फिर चूज कर लीजिएगा कौन सा रेट लगाना है। तो इस डब्बे के बारे में को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। तो हम डिविडेंड लिख के आपको दे देंगे, कौन सा वाला डिविडेंड है आपने ढूंढना होगा। मतलब कि कोई ऐसा लफ्ज आ रहा हुआ पेपर में कि इंडिविजुअल और एओपी ने इसमें से डिविडेंड कमाया है, तो फिर कौन सा रेट लगा देंगे? 15%। बस वो रेट पे ढूंढ लीजिएगा। तो ये कोई ऐसा इतनी परेशानी वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स आपके सिलेबस में है ही नहीं ना। और म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी एंड एसेट एलोकेशंस, ये चीजें आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो बस ये नाम समझने होंगे, देखने होंगे, बल्कि समझने नहीं देखने होंगे, देख के ढूंढने होंगे कौन सा रेट लगाना है। आप हमारी मेन चीज की तरफ वापस आए। ये सेक्शन 5 कौन सा टैक्स है? सेक्शन 5 है टैक्स ऑन डिविडेंड। सेक्शन 5 है टैक्स ऑन डिविडेंड। और ये नॉर्मल रिजीम है या फाइनल टैक्स रिजीम है? फाइनल टैक्स रिजीम। तो फाइनल टैक्स रिजीम की कल माय डियर हम पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइनल टैक्स रिजीम की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये किसी भी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाता। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है इसमें से खर्चे माइनस करने की इजाजत। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है इसमें से ज़कात माइनस करने की इजाजत। चौथी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें किसी और हेड का लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि टैक्स इसके ऊपर जो कट गया वो किसी भी टैक्स क्रेडिट इसमें से माइनस नहीं होगा। टैक्स क्रेडिट का नाम हमने क्या रखा था? डिस्काउंट। टैक्स क्रेडिट इसमें से माइनस नहीं होगा। और आपने ये टैक्स जमा नहीं करवाना, क्योंकि ये टैक्स ऑलरेडी आपके कंपनी ने काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा दिया। इसलिए जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स है उसे आमतौर पे कहा जाता है नॉन एडजस्टेबल टैक्स, यानी इसमें से कोई टैक्स रेट वगैरह एडजस्ट नहीं होंगे। नॉन एडजस्टेबल का मतलब यानी फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स, इसके ऊपर कोई टैक्स माफ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये आपको देखने की जरूरत नहीं ऊपर व्हाट आर फॉलोइंग डिफरेंट टैक्स रिजीम्स। फिलहाल सिर्फ ये देख लें, नॉर्मल टैक्स रिजीम, सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम में को नेट इनकम बेसिस भी कहते हैं। नॉर्मल टैक्स रिजीम को नेट इनकम बेसिस भी कहते हैं। नेट इनकम बेसिस का मतलब है इसमें से खर्चे वगैरह माइनस करने की इजाजत है। जैसे सैलरी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स है,
तो बिजनेस वगैरह में कैपिटल गेन में हम खर्चे माइनस किया करेंगे। आज प्रॉपर्टी का चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें भी खर्चे माइनस करेंगे। टोटल इनकम है, उसमें से ज़कात माइनस की तो टेबल 1 एंड 2 यूज होंगे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। फिर हमारी इनकम्स हैं फाइनल टैक्स रिजीम, जिनको हम प्रीजम्पटिव टैक्स रिजीम भी कहते हैं। इसको ग्रॉस इनकम बेसिस भी कहते हैं। इसमें डिविडेंड आएगा और हमारी कुछ और इनकम्स आएंगी जो मैंने यहां पे अभी आपको नहीं पढ़ाई हुई, तो बस मैं डिविडेंड इनकम को टेक कर रहा हूं। बाकी इनकम्स पढ़ेंगे कभी जब सिलेबस आगे चलेगा हमारा। तो इसके वही रेट है या डिफरेंट रेट्स हैं? बाकी कोई सेपरेट ब्लॉक भी होंगी आने वाले दिनों में, पता नहीं, सिक्योरिटीज, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, इन पे भी डिफरेंट रेट लगेंगे। फिलहाल बस आपको पता होना चाहिए हमारी इनकम्स दो तरह की हैं, एक है नॉर्मल टैक्स रिजीम और एक है, और फाइनल टैक्स रिजीम की अभी तक हमने एक ही डेफिनेशन पढ़ी है, दैट इज डिविडेंड इनकम। अब ये दो डेफिनेशंस रहेगी, मैं ये निकाल लें, पेज 45 और 46। वर्कर्स वेलफेयर फंड। वर्कर्स वेलफेयर फंड में क्या आता है? एक बंदे को इजाजत है एक डिडक्टेबल अलाउंस की फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय द पर्सन। ये एक डिडक्टेबल अलाउंस की एग्जांपल है। वर्कर वेलफेयर फंड डिडक्टेबल अलाउंस की एग्जांपल है। कंपनीज के न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। कंपनीज जब टोटल इनकम अपनी निकालती हैं तो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह WWF वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड को माइनस करती हैं। इट इज लाइक ज़कात, ये ज़कात की तरह कंपनीज माइनस करती हैं। यानी कि कंपनी की टोटल इनकम आई 10, ये है 1, ये है 2, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 7। तो कंपनी के लिए ये दोनों क्या बन गए? डिडक्टेबल अलाउंस। नोट, कंपनी के लिए दोनों डिडक्टेबल अलाउंस बन गए। यूएसपी में लाएं ये वाला। चैप्टर 4 ला दो, किसको चाहिए? क्यों, किधर गए? पहले दिन आए हो आज? ओके, चैप्टर 4 के नोट्स थे। तो जैसे हम ज़कात वगैरह माइनस करते हैं, तो इस तरह कंपनीज जो हैं इंडिविजुअल ज़कात वगैरह माइनस करते हैं टोटल इनकम में से, तो कंपनीज माइनस करती हैं, बोलें, वर्कर वेलफेयर फंड के पैसे। और वर्कर वेलफेयर फंड ये होता है कि वर्कर की वेलफेयर के लिए पैसे रखे हैं, और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन ये होता है कि वर्कर को प्रॉफिट में कुछ हिस्सा दे रहे हैं। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। एक बंदे को इजाजत है कि वो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर लेगा फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय द पर्सन। जैसे वहां पे क्या लिखा हुआ था इसकी जगह?
वर्कर वेलफेयर फंड लिखा हुआ था या वहां पे ज़कात लिखा हुआ था? वहां पे लिखा हुआ था ज़कात। तो वहां क्या पढ़ा था हमने? अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी ज़कात पेड बाय द पर्सन अंडर फला फला कानून। तो a person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any worker welfare fund paid by the person under worker welfare fund ordinance or under any other law relating to worker welfare fund। या तो वो वर्कर वेलफेयर फंड, जैसे जक़ात मैंने कहा था, अगर जक़ात एंड ऑर्डिनेंस के मुताबिक देंगे तो माइनस करने की इजाजत है। इसी तरह वर्कर वेलफेयर फंड के पैसे अगर वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस के मुताबिक देंगे तो माइनस करने की इजाजत है, या फिर किसी भी लॉ के तहत आप पैसे पे कर दें जो कि रिलेट कराओ वर्कर की वेलफेयर से, कोई भी लॉ। और वो लगाया किसने हो? सूबों ने। वो लॉ किसने बनाया हो? सूबों ने। क्लियर? ओके, पॉज करो। A person shall be entitled to deductible allowance for the amount of any worker welfare fund paid by the person under worker welfare fund ordinance or under any law relating to workers welfare fund, जो कि किसने इनैक्ट किया हो? सूबों ने। अच्छा जी, नोट ये अभी बाद में पढ़ लेते हैं। नीचे आए, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड भी जिसका नाम है। A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any worker participation fund। ऊपर क्या नाम था? वर्कर paid by the person under the company's profit worker participation or under any law relating to, ये कोई भी लॉ जो वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन को देखता है। अच्छा जी, no deductible allowance will be allowed for the amount of WPPF paid to Sube by a trans-provincial establishment। No deductible allowance will be allowed for amount of WPPF paid to Suba by a trans-provincial establishment। Trans-provincial establishment, company working in more than में ए आएगा ना, more than one province। ये अपने प्रोविंस को, रेलेवेंट प्रोविंस को पैसे देगी, WWF के सूबे को देगी, रेलेवेंट प्रोविंस को पे करेगी पैसे, और प्रोविंस कंपनी के एम्प्लॉयज को पेमेंट करेगा। ऐसी सूरत में डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड नहीं है। डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड नहीं है। डिडक्टेबल अलाउंस नॉट अलाउड। डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। ऐसी सूरत में डिडक्टेबल अलाउंस क्यों माइनस करने की इजाजत नहीं है? क्योंकि कंपनीज को एक बड़ा बेनिफिट मिलता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जहां लिखा नहीं हुआ। तो देखने में ये सजा लग रही है कि डिडक्टेबल अलाउंस माइनस ना करो, क्योंकि कंपनी पे कर रही है अपनी वर्कर। भाई मेरी बात तो सुन लिया करें, नोट करने का टाइम देता हूं। देखिए, ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट ऐसी एस्टेब्लिशमेंट होती है जो कंपनी वर्क कर रही है मोर देन, इसने वर्कर की वेलफेयर के लिए पैसे अपने रेलेवेंट सूबे को दिए, या दो सूबों में, दो सूबे को दिए, सूबों ने आगे कंपनी के एम्प्लॉयज को दिए, तो इस पे तो कंपनी ने अच्छा काम किया। तो ऐसी सूरत में कंपनी को क्या मिलना चाहिए? डिडक्टेबल अलाउंस मिलना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं कंपनी को डिडक्टेबल अलाउंस मिलता? क्योंकि कंपनी को कोई और बेनिफिट अवेलेबल है जो यहां जिक्र नहीं किया। डिडक्टेबल अलाउंस नॉट अलाउड, लेकिन कोई और बेनिफिट मिलेगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। किसको मिलेगा? और किसको मिलेगा कोई और बेनिफिट?
कंपनी की इनकम कम हो जाएगी ना ज़कात, जैसे अभी डिडक्टेबल अलाउंस की वजह से कंपनी की इनकम कम होती है, तो उस बेनिफिट की वजह से भी कंपनी को कोई फायदा होगा, हमें क्या, वो क्या है। जी सर जी, नया योकोमा का होगा, मैं कभी आपकी तस्वीर तो हो गया जी, चलें। अब फिक्रा पढ़ें जरा, फिक्रा क्या लिखा हुआ है आप इसमें ना बेशक पहले वाला पढ़ लें, WWF वाला, नो डिडक्टेबल अलाउंस, ये वाला पढ़ लें, नो डिडक्टेबल अलाउंस। बताएं, नो डिडक्टेबल, देखें सारे इधर, नो डिडक्टेबल अलाउंस, आगे पढ़ो भाई, पहले पढ़ लो ना भाई, अब समझ लो पहले, 1 मिनट। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर अमाउंट ऑफ WWF पेड टू प्रोविंस। हो आगे पढ़े ना, बाय ट्रांस प्रोविंशियल, आगे क्या लिखा हुआ है बस, हाँ अब पढ़ाएं मुझे। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर अमाउंट ऑफ WWF पेड टू प्रोविंस बाया, बस ये है, आखिरी दफा याद भी कर लें। नो डिडक्टेबल अलाउंस विल बी अलाउड फॉर WWF पेड टू अ प्रो बाया, तो बोले अगर ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट प्रोविंस को पैसे दे WWF के, तो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं होना। लेकिन अगर सूबे को पैसे ना दे और डायरेक्ट ऑर्डिनेंस के तहत कानून के खजाना कोई और होता है, वलकर वेलफेयर, उसके तहत जमा करवा दे, फिर माइनस करने की इजाजत है। और अगर सूबे को देता कि सूबे एम्प्लॉइज को दें, तो फिर माइनस करने की इजाजत नहीं। तो इन दो कानून के मुताबिक दे तो माइनस कर लें, और अगर सूबे को दे तो माइनस ना करें। अच्छा, अभी चैप्टर पे तो नजर मार लें। टैक्स ईयर हमने पढ़ा था नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल, और इसको डिनोट कैसे करना है। अच्छा, रेजिडेंट जो होता है ना, रेजिडेंट, अ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट पर्सन, पर्सन तो ब्रॉड है ना, पर्सन में इंडिविजुअल भी आएगा, AOP भी आएगी और कंपनी भी आएगी। तो रेजिडेंट पर्सन में रेजिडेंट इंडिविजुअल भी है, रेजिडेंट कंपनी भी, और रेजिडेंट, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल AOP या कंपनी नहीं है, लेकिन रेजिडेंट पर्सन है। समझ आ गई बात? रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गया, रेजिडेंट AOP हो गई, और रेजिडेंट कंपनी हो गई। पर्सन, पर्सन में तो सारे आ जाएंगे, पर्सन में इंडिविजुअल भी आएगा, कंपनी भी आएगी, और AOP भी आएगी, और फेडरल गवर्नमेंट भी आएगी पर्सन के अंदर। फिर कंपनी की डेफिनेशन थी ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट, AOP, फर्म, मेंबर, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, आसान चीज, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में ये 5 हेड्स आते हैं,
किसी भी हेड ऑफ इनकम में इनकम निकालनी हुई तो चार्जेबल अमाउंट्स में से डिडक्शंस माइनस कर देंगे। जैसे कॉलेज की सेल है, जो आपसे फीस आ रही है, उसमें से माइनस कर देंगे बिजली का बिल, टीचर्स की तनख्वाहें, जनरेटर का फ्यूल, बिल्डिंग का रेंट, ये सारी चीजें माइनस कर देंगे। तो चार्जेबल अमाउंट्स में से जब खर्चे माइनस कर दें, इसे कहते हैं इनकम। और रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स फॉरेन दोनों टैक्सेबल है, और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स। ज़कात सिर्फ तब माइनस करने की इजाजत है जब ज़कात एंड, वरना माइनस करने की इजाजत नहीं है। और जो ज़कात माइनस नहीं हो सकेगी वो रिफंड या कैरी फॉरवर्ड, कैरी बैक नहीं हो सकेगी। डिडक्टेबल अलाउंसेस 3 हैं हमारे सिलेबस में, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट, ये तीनों डिडक्टेबल अलाउंस हैं। डिसीज्ड इंडिविजुअल, ऑथर्स, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अगर माइनर चाइल्ड को बिजनेस किस में मिला है? इनहेरिटेंस में, तो फिर माइनर चाइल्ड खुद ही टैक्स दे। शायद लॉजिक ये याद रखी थी अम्मी अबू, शायद ना हो, तो चलो इनहेरिटेंस में मिला है तो फिर ये खुद ही टैक्स दे। और अगर इनहेरिटेंस में नहीं मिला तो फिर अम्मी या अबू में से जिसकी इनकम हायर है उसकी इनकम ऐड करें, उसकी इनकम ऐड करें। ओके, चलें आगे। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस का मतलब होता है खर्चे माइनस करने की इजाजत है या नहीं है। तो खर्चे माइनस करने की नहीं माजरत, अपोर्शन करने की इजाजत है या नहीं। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि आप एक हेड ऑफ इनकम से ज्यादा में इनकम कमा रहे हो तो भी खर्चे अपोर्शन करेंगे। आप टैक्सेबल इनकम कमा रहे हो, टैक्सेबल इनकम वो है वो जो डब्बे में आज पड़ी है, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर्स। अगर आप टैक्सेबल इनकम कमा रहे हो और फाइनल टैक्स की इनकम कमा रहे हो, फाइनल टैक्स डिविडेंड है, लेकिन फिलहाल मैंने एक स्पोर्ट सेल भी एक मिसाल दी हुई है फाइनल टैक्स की। तो आप टैक्सेबल इनकम और फाइनल टैक्स की इनकम कमा रहे हो तो भी खर्चे अपोर्शन करने हैं। और आखिरी बात, अगर आप किसी हेड ऑफ इनकम में इनकम भी कमा रहे हो, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर्स, और घर में भी बिजली इस्तेमाल कर रहे हो तो भी खर्चे अपोर्शन करने हैं। फिर अपोर्शनमेंट के कुछ रूल्स थे जो हमने पढ़े थे। फेयर मार्केट वैल्यू पढ़ी थी। कोई पुराना खर्चा आपका वापस मिल गया तो उसको इनकम में डाल देना है। और करेंसी कन्वर्जन आसान था। कोई बिजनेस बंद हो गया, बाद में उससे पैसे आए तो एज्यूम करना है बिजनेस बंद नहीं हुआ था। एक चीज को 2 दफा इनकम में नहीं डालना, डिविडेंड के बारे में लिखा हुआ था। अच्छा, अब क्वेश्चन 5 का ये, what do you understand by the concept apportionment of deduction as explained in income tax ordinance? आपको इस कॉन्सेप्ट का क्या पता है? कहता है apportionment of deductions, apportionment of expenditures as explained in income tax ordinance। अच्छा मोहतरम, ये इस तरह अगर पूछेगा ना तो फिर आप हजरात ने क्या जवाब दे के आना है, ये जरा समझ ले। अच्छा, हमारे सिलेबस में ना रूल्स बहुत थोड़ी जगह पे हैं। एक है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो 2001 में बना था, इसे कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और एक है हमारे इनकम टैक्स रूल्स जो 2002 में आए थे। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर कोई चीज वाज़े तौर पे बताई नहीं गई तो वो कहां बता दी गई है? इनकम टैक्स रूल्स में। लिख लें ये बात पहले। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आया था और इनकम टैक्स रूल्स 2002 में आए थे। ओके,
अच्छा ये देखें जैसे लिखा हुआ है रेजिडेंट इंडिविजुअल, अब इसके साथ लिखा हुआ है सेक्शन। सेक्शन का मतलब है ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स रूल्स नहीं है। और इसको समझाने के लिए यहां पे दिए हुए इनकम टैक्स रूल्स। एक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और एक है इनकम टैक्स रूल्स। एक स्टूडेंट ने जूम मीटिंग में सवाल पूछा था सीक्वेंस का, तो वो प्लीज वो मेन टेक्स्ट में पूछा करें, पर्सनल मैसेज में पूछेंगे तो वो फिर स्किप हो जाता है। अच्छा तो अगली मीटिंग में पूछ लीजिएगा और एक दो सवालों का सोल्यूशन लिख के आइएगा ताकि मैं कमेंट कर सकूं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स आए थे 2002 में, इसमें रूल 14 है। अब एक सवाल आ जाए कि डिस्कस द रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो भाई अगर वैसे आ जाए डिस्कस द रेजिडेंट इंडिविजुअल या हु इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो ये सारा लिख के आने की जरूरत नहीं है रूल्स। बस वो 3-4 नंबर का सवाल होगा, वो आपने मेन सेक्शन ही लिख के आना है, जिसमें 183 डेज वाली बात थी और फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वाली बात थी और वो तीसरी वाली बात थी। 3-4 नंबर का आ जाए तो बस यही लिख रहे हैं। हाँ 10-12 नंबर का आ जाए तो फिर शायद दोनों लिखाइएगा, या अगर खुदा ना खास्ता कह दे कि रूल्स की रोशनी में बताएं, तो फिर तो सिर्फ आपने ये वाली बातें लिख के आनी है, फिर वो ऑर्डिनेंस वाली नहीं लिख के आनी। इसी तरह अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस में आए। अच्छा अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस में खर्चे अपोर्शन करने में कुछ तो मेन बातें हैं, मेन बातें याद रखिएगा ऑर्डिनेंस में लिखी होती हैं। सेक्शन 767 है जो, बच्चे ये समझते हैं कि अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन आए तो पेपर में ये लिख के आने, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आए तो पेपर में ये लिख के आना है। ओह नहीं नहीं भाई, एक्सपेंडिचर डिडक्शन का एक ही मतलब है। बच्चे ये समझते हैं यहां हेडिंग दी हुई है अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और यहां हेडिंग दी हुई है अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, तो उधर वो लिख के आना है और उधर ये लिख के आना है। ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डिडक्शन अगर लफ्ज आ जाए 5-6 नंबर का तो खाली ये लिखाइएगा, लेकिन अगर 12-13 नंबर का आया तो फिर नीचे वाला भी मिला के लिखाइएगा। लेकिन मेरे ख्याल से नीचे वाले में से ना वाज़ेह सवाल आएगा, नीचे वाले में से अलग से सवाल आएगा कि फॉर्मूला बताओ खर्चे अपोर्शन करने का। ये ना सिचुएशंस हैं कब खर्चा अपोर्शन करना है, ये क्या है सिचुएशंस हैं कब कब खर्चा अपोर्शन करना पड़ सकता है। कौन सा पेज है 49। तो पेज 49 पे हमने पढ़ा था कि किन किन सिनेरियोज में खर्चे अपोर्शन किए जा सकते हैं। तो ये सिचुएशंस है। डन ओके आगे चलें। इसमें देखें ना, इसमें तो खास एक एक 2-2 नंबर का सवाल आ सकता है कि खर्चे अपोर्शन करने का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस रिसीट की डेफिनेशन क्या है, उससे मुराद सेल होती है। कॉमन खर्चे कौन से होते हैं जिसमें पता ना चल रहा हो कौन सा खर्चा किस हेड के लिए किया, और ये क्लासेस ऑफ इनकम्स हैं। और अगर खर्चे अपोर्शन सही नहीं किए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपने खर्चे अपोर्शन करवाने हैं और कमिश्नर के किए हुए खर्चे से +-10% ऊपर नीचे नहीं हो सकता, वरना आपको सजा मिलेगी। तो इसलिए ये जो सवाल आया ना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो इसमें रूल लिख के आने की जरूरत नहीं, बस 6 नंबर का सवाल है सेक्शन 67। तो अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है कि आप 2 हेड्स ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हो तो भी खर्चा अपोर्शन करें, या एक हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हो और फाइनल टैक्स रिजीम कमा रहे हो, या एक हेड ऑफ इनकम में इनकम कमा रहे हो और फॉर सम अदर पर्पस यानी घर में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। What are the circumstances an expenditure incurred by a person are required to be apportioned? There are 3 circumstances. वही section 67. There are 3 circumstances जिसमें खर्चे अपोर्शन करने होते हैं। बस ठीक है, अब जो सवाल कोई रह जाएंगे ना तो वो मैं आपको आज या कल की क्लास में होमवर्क में दे दूंगा। क्वेश्चन 13, रेजिडेंट कंपनी कब रेजिडेंट बनती है, ओपी कब रेजिडेंट बनती है, आसान सा सवाल। क्वेश्चन 12, फेयर वैल्यू क्या है और अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन क्या है।
12, 13, 14। रेजिडेंशियल स्टेटस एओपी का कैसे निकलेगा? क्वेश्चन 21, खर्चे कैसे पोर्शन करने हैं? 20, दानिश्वर एक ऑथर है जिसने अपनी इंसानों की हरकतें, सॉरी इंसानों का बिहेवियर, उसके ऊपर किताब लिखी है। 2.5 साल लगे हैं, 2 साल से इसको एकदम 9 लाख मिला है। अब इसके पास क्या चॉइस अवेलेबल है? ही मे चूज फॉर द अमाउंट टू बी टैक्स्ड इन टैक्स ईयर 2016, 15 एंड 14। ये इस साल और पिछले 2 साल, नेक्स्ट 2 इयर्स या प्रीसीडिंग 2 इयर्स? पिछले 2 साल। प्रीसीडिंग लिख के आना लफ्ज, प्रोसीडिंग नहीं लिख के आना, प्रीसीडिंग। पिछले 2, प्रीसीडिंग लफ्ज लिखा हुआ ना उधर, प्रीवियस 2 ईयर जिसको कह सकते हैं। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन 26, जनरल प्रोविजंस बताएं जो अप्लाई होंगी अगर एक इनकम फाइनल टैक्स में गिर गई। अगर एक इनकम फाइनल टैक्स में गिर गई तो इसकी क्या रूल्स हैं, क्या प्रोविजंस है? ये किसी हेड में नहीं जाएगी, इसमें से ज़कात माइनस नहीं होगी, इसमें से खर्चे माइनस नहीं होंगे, इसमें से कोई लॉस माइनस नहीं होंगे, इसके टैक्स में से कोई टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं होगा, और जो टैक्स आपने जमा करवा दिया वो फाइनल डिस्चार्ज होगा। जनरल प्रोविजंस आपने बता के आनी है। ऐसी इनकम की जो किस में गिर रही है? फाइनल टैक्स रिजीम में। पेज 53 पे, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्सेस इंपोज्ड अंडर सेक्शन 5। नहीं, ये पढ़े ना, रूल्स एप्लीकेबल टू इनकम फॉलोइंग अंडर द टैक्स इंपोज्ड अंडर सेक्शन 5 इज अ फाइनल टैक्स। डिविडेंड वाला टैक्स कौन सा टैक्स है माय डियर? फाइनल टैक्स। ये ना इस नाम से पेपर में सवाल आ रहा है, जनरल प्रोविजंस बताएं या रूल्स बताएं ऐसी इनकम की जो फाइनल टैक्स रिजीम में। बता दें क्या रूल्स हैं इस इनकम की? किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाती, इसमें खर्चे माइनस नहीं होते और वो सारी चीजें। ओके, यही सवाल आगे भी दिया हुआ है। सेक्शन 7 भी ना हम पढ़ेंगे, सेक्शन 5 डिविडेंड के, इस ये सेक्शन खुद 8 है, लेकिन ये बता रहे कि जो डिविडेंड का टैक्स है सेक्शन 5, वो वाला टैक्स क्या है? फाइनल टैक्स है। सेक्शन 7 भी हम पढ़ेंगे कभी आने वाले दिनों में। और आखिरी बात, क्वेश्चन 27, रुस्तम ऑप्ट्स फॉर फाइनल टैक्स रिजीम विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट्स। रुस्तम कहते हैं मैंने एक्सपोर्ट सेल को फाइनल टैक्स रिजीम में लेके जाना है। ठीक है भाई, ले जाओ। लिस्ट डाउन द रूल्स दैट अप्लाई टू इनकम्स फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। जो चीज फाइनल टैक्स रिजीम में चली जाती है उसके रूल बताएं। क्या? किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं गिरी? बोले बोले आगे। उसमें से ज़कात माइनस, खर्चे माइनस, कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होंगे, टैक्स में से टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं होगा। चलें निकालें जी प्रॉपर्टी का चैप्टर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 9।
अच्छा, एक बार याद रखिएगा, ये जो चैप्टर हमारा शुरू होने लगे इनकम प्रॉपर्टी का, इस चैप्टर के अंदर रूल ये है कि कोई भी आपका जो है वो बिल्डिंग वगैरह और लैंड अगर जिंदगी में कभी हम किराए पे दे दें तो वो सारी की सारी फॉल करेगी, बोलें किस हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। तो कोई भी लैंड और बिल्डिंग आप किराए पे दें तो बताएं वो कहाँ फॉल करेगी, इनकम फ्रॉम। खाली लैंड का किराए भी देना भी कहाँ फॉल करेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। और लैंड एंड बिल्डिंग को इकट्ठे करके किराए पे देना ये भी कहाँ फॉल करेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। तो लैंड को खाली किराए पे देना या लैंड और बिल्डिंग को किराए पे देना, दिस ऑल फॉल अंडर बोलें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, मिसाल के तौर पे इनकम प्रॉपर्टी में क्या आएगा, ये खाली लैंड पड़ी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर ये घास उगी हुई है, तो ये खाली लैंड का किराए पे देना कहां आएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। इसी तरह आपने एक घर बना के किराए पे दे दिया तो इसको भी किराए पे देना कहां आएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। इसी तरह आपने कोई दुकान बनाकर किराए पे दे दी, इसका किराया भी कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हमारा पहला चैप्टर है जो हम शुरू करने लगे हैं हेड्स ऑफ इनकम में, किसी लैंड का या किसी बिल्डिंग का किराए पे दे देना इनकम फ्रॉम। इसी तरह आपने बहुत बड़ा प्लाजा किराए पे चढ़ा दिया जिसमें 10-12 दुकानें थी, वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या आएगा, लैंड और बिल्डिंग का किराए पर देना। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। रेंट मींस, रेंट में क्या आता है, रेंट मींस, नोट्स देखें यूट्यूब के लिंक में नीचे अटैच होंगे आज। रेंट मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग। आप ओनर हैं किसी लैंड के या आप ओनर हैं किसी बिल्डिंग के और उससे आपने क्या रिसीव किया है, किराया, किस बदले में, एज कंसिडरेशन फॉर यूज, क्योंकि आपने अगले बंदे को किस लिए इस्तेमाल की इजाजत दे दी है कि वो इस्तेमाल करे, किस लिए दी है कि वो इस्तेमाल करे, एज कंसिडरेशन फॉर यूज और ऑक्यूपाई, या उसने ऑक्यूपाई की भी है आपकी, बोले ना लैंड या बिल्डिंग। यूज और ऑक्यूपाई कौन कर रहा होगा, किराएदार। यूज और ऑक्यूपाई कौन कर रहा होगा, किराएदार। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर यूज और ऑक्यूपेशन। यूज और ऑक्यूपेशन किसकी होगी, यूज या ऑक्यूपाई कौन कर रहा होगा, यूज बाय टेनेंट। जनरेटर रेंट पे देना पड़ेंगे बिजनेस के चैप्टर में, बाकी चीजों का रेंट पे देना पड़ेंगे किस चैप्टर में जाने। ओके डन। तो लैंड और बिल्डिंग का किराए पे देना कहां पे जाएगा जी, इनकम प्रॉपर्टी में। हाँ जी, कोई सवाल किसी का। अच्छा, रिसीव्ड और रिसीवेबल का क्या मतलब है, आपने रेंट आउट की प्रॉपर्टी फॉर 12 मंथ्स, रिसीव हुआ 10 लाख रुपए और रिसीवेबल है 2 लाख, एक महीने का किराया मिसाल के तौर पे 1 लाख है, तो इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में कितना जाएगा, 12 लाख। रिसीव्ड जाएगा या रिसीवेबल भी जाएगा, दोनों जाएंगे, नोट करें। तो आप टैक्स किस पे देंगे, 12 लाख पे देंगे या खाली 10 लाख पे, रिसीव्ड इनकम में जाया करेगा या रिसीवेबल भी। आपने घर किराए पे दिया 10 महीने 12 महीने के लिए, वो 2 महीने का किराया नहीं देके गया, जो 2 महीने का किराया भी नहीं देके गया वो कहते मैं दे दूंगा, इसे क्या कहेंगे, रिसीव्ड या रिसीवेबल, रिसीवेबल। तो रिसीव वाला भी इनकम में जाएगा और रिसीवेबल भी। सर
अब ये पॉइंट 1 पढ़ें। The rent received or receivable by a person for a tax year shall be chargeable in that year under the head income from property। ये किस में चार्जेबल होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो रेंट चार्जेबल होगा इनकम प्रॉपर्टी में, अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम। हाँ, अगर कोई रेंट एग्जेम्प्ट हो गया तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। मिसाल लिखें, एग्रीकल्चर लैंड किराए पे दे दी तो ये रेंट एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर लैंड किराए पे दे दी तो रेंट एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वैसी लैंड कोई किराए पे दे दी फिर नहीं। एग्रीकल्चर लैंड अगर किराए पे दे दी तो वो एग्जेम्प्ट है। The rent received or receivable by a person for a tax year shall be chargeable in that year under the head income from property। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी मिसाल, वो क्या है? सर आसिफ agreed टू सेल। अच्छा, ये ना इन नोट्स में आप पेज नंबर 1 2 3 4 है मादरत, क्योंकि अभी बुक हमारी पब्लिश है ना, तो इसलिए इन सफ़ों को मुझे नंबर पता नहीं चल सकेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको गुजारा चलाना पड़ेगा। जब बुक परचेज कर लेंगे तो फिर सफ़े वहां से देखने पड़ेंगे आपको। सर आसिफ, पेज नंबर तो वही होंगे ना ऑलमोस्ट, मतलब नंबर नीचे डोल दें। सर आसिफ agreed टू सेल हाउस टू टिंकू for ₹30 million. He paid initial deposit of ₹4 million and later initial deposit 4 million दिया। क्या हुआ? नहीं, कोई मसला नहीं, 30 मिलियन है, 4 मिलियन अभी मांग लिया। अच्छा, 30 million. He paid initial deposit of 4 million and later on he refused to buy. अब आंसर, 4 million forfeited by 4 million is forfeited deposit। सर आसिफ ने इस पे कब्जा कर लिया, इस पैसे पे। 4 million is forfeited deposit। forfeited का स्पेलिंग तो मुझे पूरी जिंदगी समझ नहीं आए, आप लोग अब ठीक कर लीजिएगा पेपर में। 4 million is forfeited deposit। सर आसिफ ने इस पे कब्जा कर लिया, इस 4 million पे। It is forfeited by सर आसिफ। It is, सर आसिफ ने इस पे कब्जा कर लिया ना। सर आसिफ ने घर बेचना था किसको? टिंकू को। टिंकू से कितने का बेचना था? 30 का। एडवांस कितना पकड़ा? 4 मिलियन पे सर आसिफ ने कब्जा कर लिया, क्योंकि वो इनकार कर गया, कहते हैं मैंने बाकी 26 मिलियन नहीं देने, घर भी नहीं लेना। 4 मिलियन तो उसका पड़ा हुआ ना हमारे पास। तो क्या किया सर आसिफ ने? सर 4 मिलियन इज forfeited deposit by सर आसिफ, इज forfeited by सर आसिफ, इस तरह कर लें, इज forfeited या is called as 4 million is called as, बोले is called as forfeited deposit। ये forfeited deposit है। अब सर आसिफ की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना जाएगा?
4 मिलियन। हालांकि ये किराया नहीं है, रेंट नहीं है, ये रेंट तो नहीं है ना। तो बताएं, इधर देखें, ये घर जो है, जो टिंकू लेने लगा था सरासिफ से, ये कितने मिलियन का था? 30 मिलियन का। ये 30 मिलियन का घर था, ठीक है, ये सड़क निकल रही है, ये 30 मिलियन का घर था। अब ये 30 मिलियन का घर टिंकू लेने लगा था सरासिफ से, तो 30 मिलियन दे दिए, नहीं, सिर्फ 4 मिलियन दिए, बाकी 26 देने थे। और टिंकू ने इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं घर लेता। तो सरासिफ ने उसके 4 मिलियन पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्योंकि टिंकू ने जब अपनी बेगम को दिखाया, बेगम ने पहले कहा यही वो घर है जो मुझे ख्वाब में आता था मैट्रिक में कि मैं इसमें रहूंगी। बाद में बेगम कहती आज कुछ अच्छा सा ख्वाब आया, मैं बता नहीं सकती। तो टिंकू ने फिर ये डील कैंसिल कर दी। टिंकू का 4 मिलियन डूब गया और सरासिफ के जेब में 4 मिलियन आ गया। ये सरासिफ की क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हालांकि ये रेंट नहीं है, हमारी अकल के मुताबिक ये रेंट तो नहीं है, लेकिन हमारे लॉ मेकर ने जबरदस्ती उसको रेंट में डाला है। अभी हम रेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये अगर पैसे आसिफ सरासिफ नहीं नहीं, फिर तो नहीं सरासिफ की इनकम में जाएंगे ना। अगर ये 4 मिलियन सरासिफ वापस करते हैं तो फिर तो नहीं जाएंगे। फोरफिट का मतलब होता है कब्जा कर लेना, यानी अगले के पैसे वापस नहीं किए आपने। कब्जे का लफ्ज़ में बोल नहीं रहा था, सरासिफ लिखा हुआ था, फिर आसिफ कर लो खाली। दोस्त हैं भाई हमारे, आर्टिकल्स हमने इकट्ठे किए हुए हैं 4 साल। अब एज ना पूछने लग जाना उनसे और मेरे से। ओके, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। ओके, नोट कर लिया? स्पीड तेज करें ना, दुनिया कहां पहुंच गई है। ओके, any forfeited deposit paid under a contract for sale of land or building, कोई भी forfeited deposit paid by prospective, paid by buyer, पे किसने किया था? बायर ने, लेकिन वो बायर फिर रहा नहीं ना। any forfeited deposit paid by buyer under a contract for sale of land or building। इंजमाम मिला सईद भाई को, उन्होंने कहा कि तुम 11 लाख में मेरा घर ले लो। इंजमाम ने कहा मैं 50,000 अभी देता हूं, बाकी बाद में दूंगा एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट। उसने कहा मैं ये घर नहीं खरीदूंगा एंड एडवांस वाज नॉट रिटर्न। जी, कितने का घर सईद ने बेचा? 11 लाख का। उसमें कितना पैसा एडवांस पकड़ा? 50,000। लेकिन उसने 50,000 पे कब्जा कर लिया। द अमाउंट ऑफ 50% इज दस forfeited deposit and consider मिस्टर सईद्स। अच्छा, एक बार याद रखिएगा भाई, किसी दुनिया के डिक्शनरी में ये रेंट में नहीं जाता, लेकिन हमारे लॉ ने जब रेंट में डलवा दिया तो बस ठीक है। फिर ये फॉरफिटेड डिपॉजिट, रेंट तो है ही नहीं ना, अब तो अभी किराए पे दिया जब बेचने का माहिदा किया था और डील कैंसिल हो गई। फिर तो जिस डिपॉजिट पे कब्जा कर लिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कॉलेज वालों को आपने भी फीस दिया, आपने कहा मैंने नहीं पढ़ना, मैं सामने जो है किप्स कॉलेज में जा रहा हूँ पढ़ने। नहीं नहीं, हम आपको एडवांस फीस वापस नहीं करते। 2,000 रुपये ली थी, कितनी ली थी फिजिकल वालों से? हाँ, तो ये उसी टाइप की एक ट्रांजेक्शन है। ओके,
ओके, ये है लैंड, ये है उसके ऊपर बनी हुई बिल्डिंग, और बिल्डिंग के अंदर पड़ी है मशीन। तो और साड़ियां मशीना कितने ले गए। अच्छा, तो इसका नाम क्या बनता है फिर? फैक्ट्री। अगर लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर मशीन पड़ी, उसका नाम क्या बनता है? आप सीए करने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ गए। ये कौन सा इलाका है? इलाके का नाम क्या है? मुस्लिम टाउन। आप आला तालीम हासिल करने के लिए मुस्लिम टाउन आ गए। आपके सवाने उम्री में लिखा जाएगा कि एफएससी करने के बाद ये आला तालीम हासिल करने के लिए मुस्लिम टाउन में तशरीफ ले आए थे, नहर वाले पुल के पास, और क्लास में सेकंड रो में, थर्ड रो में बैठा करते थे। ये आपकी सवाने उम्री में लिखा जाएगा। जब आप फोत हो जाएंगे तो आपके बारे में जब किताबें लिखी जाएंगी, आला तालीम हासिल करने के लिए मुस्लिम टाउन तशरीफ लाए थे। जब आप मुस्लिम टाउन तशरीफ लाए तो आप अपने इलाके में, इलाका बताओ, लोअर दीर, आप लोअर दीर में एक फैक्ट्री अपनी किराए पे दे आए थे। इस फैक्ट्री में आप जूते बनाते थे। तो जूते बनाने वाली फैक्ट्री आप किस पे दे आए? किराए पे दे आए। फैक्ट्री आपकी अपनी, आप जूते बनाने वाली फैक्ट्री किराए पे दे आए, और आला तालीम हासिल करने के लिए आप लाहौर बैठे हुए हैं। इसमें लोअर दीर में बैठे हुए एक बंदा आपको किराया दे रहा है 2 लाख रुपए, लाहौर भेज देते हैं आपके अकाउंट में, और 6 लाख रुपए मशीन के। टोटल कितने पैसे वो आपको किराया दे रहा है? जमीन का ओनर कहां बैठा हुआ है? लाहौर में। फैक्ट्री कहां है? दीर में। इससे क्या फर्क पड़ता है? जहां मर्जी आप बैठे हो भाई, दुनिया के जिस मर्जी कोने में बैठे हो, आप बताएं कि इनकम जनरेट कहां से हो रही है? दीर से, मानी पाकिस्तान से जनरेट हो रही है। और ये जो इनकम जनरेट हो रही है, ये इनकम प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, क्योंकि आपने लैंड और बिल्डिंग का किराया नहीं ले रहे, असल में उसमें मशीन पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से किराएदार उसकी लैंड एंड बिल्डिंग का किराया भी दे रहा है। वो इस वजह से किराया देगा कि लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, और बोलने वो इस वजह से किराया देगा कि लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी अच्छी है। यार बड़ी लैंड है, बड़ी बिल्डिंग है, यार क्या इंटें लगाई हुई है तूने बिल्डिंग के अंदर। वो पुत्र जब मशीन अंदर पईया ने, वो वेख, वो मशीनों की वजह से किराया देगा ना। अब लॉ मेकर कहता है ये सारा का सारा किराया जो मालिक होगा ना, उसकी कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये कौन सा पॉइंट हम पढ़ने लगे हैं? पॉइंट नंबर 3। करें जी नोट, करें जी नोट, करें जी नोट। वो बीमारी तो नहीं किसी के अंदर ऐसे ऐसे अपनी ऐसे मोबाइल रख के कोई साथ बैठा तो नहीं हो आपके इस तरह मोबाइल पकड़ के हर वक्त? तो यही लोग जब बड़े होकर टीचर बनेंगे तो ये फिर क्लास में ऐसे भी किया करेंगे, क्लास इधर देखें। ये बीमारी पता नहीं कहां तक जाएगी फिर। फिर इनके बच्चे चलने पहले दिन, अबू तरह वीडियो बनाए मेरी। ये बीमारी है हर वक्त अपनी तस्वीरें लेना। पता नहीं है कोई ऐप्स आ गई हैं उनमें डाल डाल के अपने आप को ज़्यादा गोरा करना या करके देखना, और फिर अपने कुछ नाक पे लगाना, और ये बिल्कुल टाइम ज़ाया। ये ऐसे काम है जिससे ना दुनिया का फ़ायदा है ना आखिरत का। किताबों में ऐसे अल्फाज को उलमा ने लिखे, ला यानी ऐसी, ला यानी की डेफिनेशन है ऐसा काम करना जिससे ना दुनिया का फ़ायदा हो ना आखिरत का। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर प्लांट एंड मशीनरी के साथ इकट्ठे किराए पे दे देंगे तो अकल लगा के अलग अलग तो हो सकता है। अलग अलग कैसे हो सकता है बताएं? ये किराया डाल दें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और ये किराया डाल दें इनकम फ्रॉम, लेकिन हमारा लॉ कहता है नहीं, पूरा का पूरा किस में डालना है? अदर सोर्स में। क्योंकि मेरे ख्याल से मेन वजह वो लैंड एंड बिल्डिंग लेने की क्या बनी होगी? उसके अंदर पड़ी हुई मशीन। जल्दी करो ना नोट। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट इधर ऐसे लिख लो ना, ओनर रिसीव्ड, अगर समझ नहीं आ रहा तो ओनर रिसीव्ड लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट, और इधर 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 भी डाल लो, ये देखो मशीन का रेंट। लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट ओनर रिसीव कर रहे हैं और मशीन का रेंट। अच्छा ये पूछा करो
ताकि ऑनलाइन वाले हजरात को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। कुछ अल्फाज बंदा बोल जाता है वो फिर पता नहीं होता कि आपको एब्रीविएशन समझ नहीं आई थी। पढ़ें जी, अब कानून क्या है, कानून में क्या लिखा हुआ है, वेयर एनी रेंट रिसीव्ड बाय द ओनर, एनी रेंट रिसीव्ड बाय द अगेंस्ट, किराए पे देना, क्या किराए पे दिया है, बिल्डिंग ले लो, मेरा प्लांट ले लो, मेरी मशीनें ले लो और मुझे किराया दे दो, शेल बी चार्जेबल। चार्जेबल का क्या मतलब होगा, टैक्सेबल, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये पूरा का पूरा रेंट कहां चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये आपके चाचू का हॉस्टल है, आपके चाचू ने ये क्या बनाया हुआ है, हॉस्टल बनाया हुआ है, आपको इन 9 में से एक रूम भी नहीं मिला। ये कौन है, चलिए ठीक है चाचू होंगे आपके, मुझे नहीं पता था ये आपके चाचू हैं, आपने खुद ही फिर कहा है। ये आपके चाचू ने हॉस्टल बनाया हुआ है। अब ये जो आपके चाचू ने हॉस्टल बनाया हुआ है, इसके अंदर कमरे तकसीम कर दिए 9, तो इसमें से हर रूम का रेंट आ रहा होगा। ये रूम रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, क्योंकि कमरों में मशीनें नहीं लगी हुई, तो ये तो इसको फ्लैट कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, हॉस्टल कहते हैं, हॉस्टल। तो ये तो हॉस्टल किराए पे दिया हुआ है चाचू ने। आप भी करीबी हॉस्टल में रहते हैं, दूर हॉस्टल में रहते हैं, ओके। रूम रेंट है हर रूम वाले से 18,000 रुपए मिसाल के तौर पे पर मंथ, रूम रेंट है 18,000 रुपए पर मंथ, और अदर सर्विसेज दी हुई हैं, वाईफाई, यूटिलिटीज, सिक्योरिटी गार्ड, ये सहूलियात उसने आपको दी हुई हैं। हॉस्टल के मालिक ने आपको सहूलियात दी हुई हैं। आप रूम नंबर 9 में लेटे हुए हैं, तो रूम नंबर 9 का जो किराया है वो है 18,000 रुपए। ये आप किराएदार हैं और ये मालिक है, तो किराएदार मालिक को हर महीने 18,000 रुपया किराया देगा, और 8,000 रुपए इसलिए देगा कि यहां बिजली भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, मालिश करने के लिए भी रखा हुआ है बंदा, और जो है इसी तरह जो है वो एक्स्ट्रा मैट्रेस भी कभी कभी लगा देते हैं, हो सकता है खाना भी हो प्रोवाइड करते हो आपको, हो सकता है अगर आपका दिल चाहता हो चपेड़े भी आपको, यानी कि जो जो सहूलतें आपने लेनी है वो उसकी तरफ से अवेलेबल है। तो इन सारी सहूलतों के बदले वो कितने पैसे आपसे ले रहे हैं, 8,000। अब मुझे बताएं चाचू को हर महीने इनफ्लो कितना हो रहा है रूम 9 से, इनफ्लो 26,000। इसमें लॉ मेकर कहते हैं आप अलग अलग करेंगे। अच्छा, अपनी अकल नहीं लगानी, बस जैसे लॉ चला रहा होगा वैसे चल पड़ेंगे, कहेंगे ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे होते रहेंगे। तो रूम रेंट जाया करेगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और अदर सर्विसेज का किराया जाया करेगा। इन दोनों की हेडिंग क्या होंगी, अमाउंट रिसीव, अमाउंट्स रिसीव्ड बाय ऑनर। ये दोनों अमाउंट्स किसने रिसीव की हैं, ऑनर ने। नोट करें। और अंग्रेजी काफी करा भी पढ़ लें भाई। 9 रूम क्या 4 रूम बना के खत्म करोगे तो टाइम है, आप लोगों से कोई बंदा करवा ले। 4 रूम बना के खत्म करें तो 9 रूम बना रहे हैं, ज्यादा ही हैं सारे।
पढ़ लिया अंग्रेजी का फिक्रा। वेयर रेंट इंक्लूड्स अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज क्या होती हैं? सहूलियात। वेयर रेंट इंक्लूड्स अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज, यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विस कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। जहां रेंट में शामिल है सहूलतों के पैसे, जहां रेंट में शामिल हैं बिजली के बिलों के पैसे और एनी अदर सर्विस, वो जो मैंने चिपटे चिपटे मारने वाली, और एनी अदर सर्विस कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। लेकिन शर्त यह कि बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड हो, बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड हो, यानी उस बिल्डिंग में रहने की वजह से आपको खाना मिलेगा ना, उस बिल्डिंग में रहने की वजह से आपको वाईफाई की सहूलत मिलेगी ना, उस बिल्डिंग में रहने की वजह से आपको एक्स्ट्रा मैट्रेस मिलेगा ना, उस बिल्डिंग में रहने की वजह से आपको यूटिलिटीज मिलेंगी, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस मिलेगी, आपके कमरे की सफाई होगी, सफाया होगा, ये सारी उसी वजह से आपको मिलेंगी ना सर्विसेज। इट का मतलब फिर टोटल अमाउंट नहीं है, इट का मतलब है वो जो 8,000। एक्सेलेंट। इट शैल बी चार्ज, इट देखिए कभी मारी, इट शैल बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम, तो इट को कहां ले जाना है? तो इनको कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज, यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट चलें जी, पॉइंट 4 करके बताएं मुझे, पॉइंट 4 का क्या करना है? बस छोड़ दें अगली एग्जांपल, अगले सफे पे आए। पॉइंट 4, अच्छा जी, फॉलोइंग अमाउंट ऑफ रेंट विल बी एडेड इन इनकम। फॉलोइंग अमाउंट ऑफ रेंट इनकम में ऐड होगा, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट। एक्चुअल किराया या फेयर मार्केट किराया, इन दोनों में से जो भी हायर है वो ऐड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मिस्टर के इज अ रिलेटिव ऑफ मिस्टर ओ। मिस्टर ओ ने किराए पे दिया है मिस्टर के को घर किराए पे 12,000 पे। हाउएवर रेंट प्रिवेलिंग इन द मार्केट इज 20,000, लेकिन मार्केट में जो किराया चल रहा है वो कितना चल रहा है? 20,000 पर मंथ। फॉर द पर्पज ऑफ रेंट
income under property rupees 20,000 shall be taken as it is higher than, आप बताएं एक्चुअल किराया कितना है? 12,000। मार्केट में कितना है? तो हमने एक्चुअल किराया ऐड करना है, मार्केट का किराया ऐड करना है, या दोनों में से हायर? दोनों में से हायर। अच्छा, अब आप हजरात ऐसा करें कि बिल्कुल जो है वो एंड के ऊपर आ जाएं। पॉज करना। अच्छा मोहतरम, अब आज हम एक पहला सवाल करने लगे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। वो सवाल मोहतरम ये है कि अच्छा अब तो नहीं करने हैं ना हमने। वो सवाल ये है कि मिस्टर सोहेल इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल ओन्स अ बिल्डिंग इन क्लिफ्टन एरिया इन कराची। मिस्टर सोहेल एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसकी क्लिफ्टन के अंदर कराची में एक बिल्डिंग है। पेज नंबर 16, मतलब कि प्रॉपर्टी के चैप्टर के एंड पे आ जाएं, जिनके पास किताब है और जिन्होंने लेट क्लासें ज्वाइन की हैं। मिस्टर सोहेल इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड ओन्स अ बिल्डिंग इन क्लिफ्टन एरिया ऑफ कराची। ऑन यकम जुलाई को क्या करना है? यकम जुलाई 2021 को ही रेंटेड आउट द बिल्डिंग टू मिस्टर बाकिर एट एन एनुअल रेंट ऑफ 16 लाख। उसने 16 लाख रुपए किराए पे बाकिर को ये दे दी। दिस अमाउंट इंक्लूड 15,000 पर मंथ फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर बिल्डिंग। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय मिस्टर सुहेल on the building for tax year 2022। उसने ये खर्चे किए हैं बिल्डिंग में। रिपेयर्स एंड रेनोवेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, रेंट कलेक्शन चार्जेस और सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सुहेल अंडर द एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम। ओके, चलें जी स्टार्ट करें। वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम हम प्रॉपर्टी में 4-5 लाइनें छोड़ दें। इनकम हम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आ जाए इधर। मुझे ये बताएं कि साल का किराया क्या एग्री हुआ है हमारा? इधर देखें ना, साल का किराया कितना एग्री हुआ है? 16 लाख। इसमें 15,000 पर मंथ पड़ा है फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द बिल्डिंग। अब साल का किराया मैंने किराएदार से कितना लेना है? 16 लाख। उसमें 15,000 पर मंथ क्यों लेने? सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। अब अगर मैं वर्किंग 3 करूं आपके सामने, तो टोटल रेंट कितना है साल का? टोटल 16 लाख। इस 16 लाख के अंदर कितना किराया? नीचे खर्चे दिए हुए हैं, खर्चों को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। नीचे खर्चे दिए हुए हैं, अभी मैं बात करने लगा हूं जो मुझे बस पैसे आ रहे हैं। मैंने जो घर किराए पे दिया, तो मैं घर का मालिक हूं, मेरा नाम सुहेल है, ठीक है? तो मुझे 16 लाख रुपए किराया आया। इसमें कितना किराया मैंने घर किराए देने पे बदले में लिया
और कितना किराया मैंने सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस मुहैया करने के बदले लिया? 1,80,000। तो 1,80,000 मैंने किस मद में लिया? सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस मैंने दी उसको। बाकी पैसे मैं 14 लाख कितने ले रहा हूं उससे? बैलेंसिंग निकालें, बैलेंसिंग 1420,000 नोट करो। जी जी तो बिल भेजा है। ठीक है सर, ये ऑटो वाले फाइनल। हाँ टू बोले बस खुद ही देख लो, मैं नहीं देख रहा। बस पेज नंबर एहतियात देख लो एक दफा दोबारा। ओके अच्छा भाई, इसमें ग्रॉस रिसीट अब कितनी बनी है? ग्रॉस रिसीट मैं ले तो उससे कितने रहा हूं? मेरा घर है, मैं उसे 16 लाख ले रहा हूं, लेकिन मैं उसे सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत भी तो दे रहा हूं। ओहो, कैमरा उधर था। अच्छा अब मुझे बताएं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ग्रॉस रिसीट कितनी बनी? 14,20,000। 14,20,000 मेरी ग्रॉस रिसीट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। यानी 14,20,000 मैं उसे इसलिए ले रहा हूं कि मैंने उसे घर किराए पे दिया हुआ है, और बाकी उससे पैसे मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैंने उसे क्या दी हुई है? सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस मुहैया की हुई है। इसको कहते हैं इनफ्लोज। ये पैसे मेरे पास आ रहे हैं। अब ये पैसे आने के लिए कोई ना कोई खर्चा करना पड़ेगा। देखिए, आपने खाना सेल करना शुरू करना है घर से, तो खाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अगर आपने जो है वो उबर क्रीम बाइक चलानी है, उसके लिए बाइक आपको खरीदनी पड़ेगी। कोई काम भी करना है उसके लिए कुछ ना कुछ खर्चा होगा। तो मुझे बताएं, ये मेरे क्या बन गए? इन फ्लोज। इन फ्लोज को कमाने के लिए मुझे क्या करने पड़ रहे हैं? आउटफ्लोज। बल्कि फॉलोइंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ ना, ये 2 लाइनें, ये मेरे इनफ्लोज हैं। इन इनफ्लोज को कमाने के लिए फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय सोहेल ऑन द बिल्डिंग। बिल्डिंग की मुझे क्या करवानी पड़ रही है? रिपेयर। बिल्डिंग का क्या पे करना पड़ है? प्रॉपर्टी टैक्स। और सुहेल का किराएदार किराया नहीं देता होगा, तंग करता होगा, तो सुहेल ने एक मूंछों वाला बंदा रखा होगा, जो मुस्टैशेस वाला बंदा होगा, जो जाके रेंट कलेक्ट करता होगा। तो सुहेल मालिक मकान ने किराएदार से किराया लेने के लिए, जैसे क्लासें शुरू होती हैं तो वो फीस लेने के लिए कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं, फीस दे फिर, तो रेंट कलेक्शन चार्जेस। रेंट कलेक्शन चार्जेस का क्या मतलब है? रेंट करने के लिए कोई, हाँ, रेंट कलेक्शन, रेंट के लिए कोई ना कोई बंदा रखे। और उसके बाद सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, लेस डिडक्शंस। अब इस इनकम को कमाने के लिए कौन कौन से खर्चे करने पड़े हैं?
चलें जी देखते हैं इस इनकम को कमाने के लिए कौन कौन से खर्चे करने पड़े हैं। घर किराए पे दिया तो घर की क्या करानी पड़ी होगी? रिपेयर और रेनोवेशन। रिपेयर ही होती है, रिपेयर करानी पड़ी भाई। रिपेयर के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा थोड़ी देर में। एक सफ़े पे आके पेज नंबर 3 पे नोट्स के आके आप मत आएं कि रिपेयर माइनस करने की इजाजत नहीं है। हमारा लॉ कहता है रिपेयर माइनस करो इक्वल टू 1/5 ऑफ रेंट। बस रिपेयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर पेपर में हम इग्नोर किया करेंगे। रिपेयर का एक्चुअल एक्सपेंडिचर पेपर में हम इग्नोर किया करेंगे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम दाल में रोड़े को इग्नोर करते हैं। तो रिपेयर का एक्चुअल खर्चा इग्नोर किया करेंगे। और मजे की बात बताऊं, अगर सवाल के अंदर रिपेयर ना भी दी हो कि रिपेयर कराई नहीं, तब भी 1/5 माइनस करने की इजाजत है। असल में ना हमारे इधर प्रॉपर्टी के चैप्टर में डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कोई हमारा घर इस्तेमाल करे तो वो डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी जगह रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत है। अलाउंस होता है फिक्स्ड अमाउंट माइनस करने की इजाजत है, यानी ये नहीं देखा जाएगा आपने एक्चुअल रिपेयर कितने की कराई। अब सबसे पहला खर्चा जो मैं माइनस करने लगा हूं वो आपके सिलेबस में पहला खर्चा ही हवाई फिगर है, रिपेयर अलाउंस। एक्चुअल रिपेयर माइनस करनी है या रिपेयर अलाउंस माइनस करना है? रिपेयर अलाउंस निकला करेगा 1420000 इंटू 1/5। हालांकि एक्चुअल रिपेयर कितने की हुई है जरा देखिए, मुझे बताएं एक्चुअल रिपेयर कितने की हुई है? 35,000। लेकिन मैंने उसकी जगह कितनी माइनस की? 2,84,000। ओके चलें आगे। भाई जब मैं बिल्डिंग किराए पे दी हुई है तो ये बिल्डिंग वो मेरी है, मेरी बिल्डिंग है। तो जब मेरी बिल्डिंग है तो अभी उधर ही करो, ये लोग होले होले नोट करते हैं। वापस ले आओ भाई। जब मैंने बिल्डिंग किराए पे दी हुई है तो बिल्डिंग किराए पे देने के लिए मुझे कुछ खर्चे भी करने पड़े ना, उसमें बिल्डिंग का मैं प्रॉपर्टी टैक्स भी पे कर रहा हूं 20,000 रुपया। तो प्रॉपर्टी टैक्स हर जगह नहीं लगते, प्रॉपर्टी टैक्स लगते हैं कि महंगे इलाकों में अगर आपकी बिल्डिंग वगैरह हो ना तो फिर वहाँ टैक्स लग जाते हैं। तो आप प्रॉपर्टी पे टैक्स पे कर रहे हैं अपनी, तो प्रॉपर्टी टैक्स एक नॉर्मल खर्चा है, इसको माइनस कर लें। प्रॉपर्टी टैक्स बोले 20,000। तो ये 20,000 आपको माइनस करने की इजाजत है। कार्ड मंगवा लो, कार्ड मंगवा लो, इसी में हाथ द्वारा शुरू। अच्छा, रेंट कलेक्शन चार्जेस। भाई रेंट कलेक्शन चार्जेस में भी एक भयानक बात सुने। रेंट कलेक्शन चार्जेस बड़ी अजीब सी चीज है। रेंट कलेक्शन चार्जेस में हम क्या करेंगे? रेंट कलेक्शन चार्जेस भी एक्चुअल माइनस नहीं किया करेंगे। निहायत ही अफसोस के साथ ऐलान करना पड़ता है कि हम पेज नंबर 3 पे आज या कल में पढ़ेंगे कि रेंट कलेक्शन चार्जेस माइनस करने की इजाजत है। पॉइंट अभी पढ़ेंगे, सेक्शन 15 एक सेक्शन है उसमें पढ़ेंगे पॉइंट एच में कि रेंट कलेक्शन चार्जेस माइनस करने की इजाजत है अप टू लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। और छोड़ने पर हम न्यूमेरिकल में डालते हैं फिर पता चलेगा। इसमें एक्चुअल रेंट कलेक्शन चार्जेस देख रहे हैं आपने। एक्चुअल रेंट कलेक्शन चार्जेस कितने हैं? 10,000। माइनस करें रेंट कलेक्शन चार्जेस। अच्छा जरा खर्चों की नेचर बताएं। मैंने घर किराए पे दिया हुआ है तो मुझे घर की क्या करवानी पड़ी है? रिपेयर। मैंने घर किराए पे दिया हुआ है तो मुझे घर का क्या देने पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? प्रॉपर्टी टैक्स। मैंने घर किराए पे दिया हुआ है तो मुझे एक एजेंट रखना पड़ा है जो जाके किराएदार से रेंट कलेक्ट करता है। अच्छा, रेंट कलेक्शन चार्जेस ना आपको अलाउड होंगे लोअर ऑफ, दो अमाउंट्स में से लोअर। देखें कितना अजीब है हमारा लॉ मेकर। जब इनकम में ऐड करने की बारी आती है इसको हायर याद आ जाता है, और जब लेस करने की बारी आती है तो लोअर याद आ जाता है। लोअर ऑफ
एक्चुअल, जब मैं कहूंगा तब कांट चेंज करना है, एक्चुअल या 4% ऑफ 1420। अच्छा 4% तो बहुत थोड़ा होता है, 1/5 तो 20% होता है ना, 4% तो बहुत थोड़ा होता है। व्हाट इज एक्चुअल रेंट? व्हाट इज एक्चुअल रेंट कलेक्शन चार्जेस? व्हाट इज एक्चुअल रेंट कलेक्शन चार्जेस? एक्चुअल रेंट कलेक्शन चार्जेस सवाल में दिए हुए 10,000 और इसको कंपेयर करें 4 पर। एक्चुअल कितने दिए थे? इधर लाओ कैमरा। एक्चुअल रेंट कलेक्शन चार्जेस कितने हैं भाई? इधर ही कैमरा। और इसको कंपेयर करो 4% ऑफ रेंट चार्जेबल। जी बोलें। 56,800। आप बताएं 10,000 और 56 में कौन सा लोअर है? 10,000। इसको क्या ले जाएं? बाहर ले जाएं। तो दोनों में से लोअर माइनस करने की जरूरत है। बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के दोनों में से लोअर माइनस करेंगे, रोजों में से छोड़ दो। अच्छा इनकम प्रॉपर्टी, हाँ जी 1160 1106 000 1106 000 1106 000। चले आगे चलें। अच्छा भाई, जब आप सिक्योरिटी गार्ड मुहैया करने के बदले 1,80,000 किससे ले रहे हैं? देखिए ये है सुहेल, ये है सुहेल और ये है किराएदार। ये कौन है? किराएदार। और ये घर के बाहर खड़ा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड। ये घर के बाहर कौन खड़ा हुआ है? सिक्योरिटी गार्ड। अब किराएदार सुहेल को कितने पैसे दे रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत देने के बदले? 1,80,000। यानी किराएदार ने कहा मैं तुझे 1,80,000 देता हूं, सिक्योरिटी गार्ड तूने अरेंज करना है। अब सिक्योरिटी गार्ड को हम तनख्वाह कितनी दे रहे हैं? सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड को हम तनख्वाह कितनी दे रहे हैं? ये क्या कहेगा? ये कहेगा मालिक मकान सुहेला तूने मुझे बंदा अरेंज करके दिया हुआ है, बंदा तूने मुझे बंदा अरेंज करके दिया हुआ है। अब सुहेल की अपनी मर्जी के सुहेल बंदे को जितने मर्जी दे, वो सुहेल सस्ता से सस्ता बंदा पकड़ने की कोशिश करेगा। तो सुहेल बंदे को कितना दे रहा है? 70,000। तो आप बता दें सिक्योरिटी गार्ड के बदले में किराएदार से कितने ले रहा था? 180। और खर्चा बोलें सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, ये खर्चा यही माइनस होगा ना, ये तो यहां नहीं माइनस होगा ना। और ये तो यहां नहीं माइनस होगा ना, ये तो जो खर्चा जिस हेड का है वो खर्चा उसी हेड में से माइनस होगा, उसी हेड में से माइनस होगा। सैलरी बोले 70,000। आज आप जवाब दे दें 1,10,000। ये मैं आपकी तरफ से जवाब समझूं? ठीक, अस्तगफिरुल्लाह, बड़ों का जवाब देते हैं। जवाब दे दिया? अच्छा ठीक है। ईद का कार्ड लाना था 7 वाले के लिए, मैंने आपको कहा था। रजिस्टर का गत्ता फाड़ के फिर उस पर लिख दें ईद मुबारक। कार्ड तो इसी तरह होगा, वरना तो सफा तो ना दीजिएगा। व्हाट्सएप पे तो इतने ईद मुबारक आते हैं, तो पता ही नहीं रहता कौन सा। ये जरा याद रहेगा, मिस्टर सुहेल, इसकी इनकम
एंड टैक्स देयर ऑन, और उसके ऊपर टैक्स, टैक्स ईयर 2022। चलें जी, सवाल का फेस बनाएं। बताएं जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है? 1106,000 और इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, न्यूमेरिकल का फेस तो यही आपको बताया था ना, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, टोटल इनकम, ज़कात। जी 1 2 ओ 1 0 0 चाचू ने लिखवाने। जी आप बोलें। 1216,000। ईद पे जा रहे हैं चाचू की तरफ? नहीं, वो आ जाते होते हैं हमेशा। अच्छा ठीक है, जाने का मौका ही नहीं देते हमें। सोचा होता है आप लोगों ने किसी के घर जाएंगे, जाने से पहले वो सारे पहुंचे होते हैं। इस तरह ना सोचा करें। चाचू नहीं है, ताया, मामू, चलो उधर चले जाना। है प्रोग्राम मामू के घर जाने का? क्यों? खालू कितनी दूर है? कहाँ? गोजरा। खालू नहीं हाल इधर? खालू से ईद पढ़ के आ जाओ। मस्जिद से बाहर निकल के सेल्फियां ले रहे होते हैं लोग। अजीब। टैक्स कटें इसका। चल, बुजुर्गों को भी इसी टेंशन में डाल दिया हुआ है। अबू जरा आप दोबारा मुस्कुराएं। परेशान की नेचुरल लाइफ गुजार तो आर्टिफिशियल तो चला। हाँ जी, 1216,000 सीरियल नंबर 1 लगेगा ना? नहीं नहीं, वो सॉरी, टेबल नंबर 1 लगेगा ना? टेबल नंबर 1 लगेगा, क्योंकि सैलरी कम तो टेबल 1। जब सैलरी है ही नहीं तो कौन सा टेबल लगेगा? जब सैलरी है ही नहीं तो कौन सा टेबल लगेगा? 1 लगेगा। तो सीरियल नंबर 3। इनकम किससे किसके दरमियान है? 12 लाख से 16 लाख के दरमियान। चलें जी, कटें जी टैक्स। 90 जमा, हाँ, ऑफ 1216,000 कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है 12 लाख से? 16,000 ज्यादा है। श्योर? डैम श्योर? ओके, डैम श्योर। 16,000 जवाब 93,200 932। सर्दियां आ गई है ना? 00 ईद पे स्वेटर पहनना पड़ेगा। 93200 टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। अजीब अजीब से शेर बनाए होते थे ईद जमाने में। बबलू फिसल गया। अच्छा, अच्छा जी, अब ये खर्चों को जरा देखना शुरू करें। खर्चों को देखना शुरू करें।
हाँ जी बताएं जी। अब ये सारा हमने कहाँ पढ़ा है? आए जी पेज नंबर 3। समीउल्लाह को कहीं व्हाट्सएप चेक कर लें। डिडक्शन इनकम पे उड़ेंगे, इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम प्रॉपर्टी में कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है? कॉल कर दें किसी को, कौन है नहीं कोई दुनिया में। फॉलोइंग डिडक्शन शेल बी अलाउड अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये खर्चे माइनस करने की इजाजत है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग की क्या करवाएं, रिपेयर करवाएं, तो अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू, ये मतलब नहीं है अगर आप बिल्डिंग की रिपेयर करवाएं, करवाना जरूरी नहीं है। मतलब ये है कि बस रिपेयर बिल्डिंग के मद में मैं आपको जो है वो माइनस करने दूंगा 1/5 रेंट चार्जेबल टू टैक्स। आगे डब्बा नहीं पढ़ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में एक, आपका दोस्त 3-4 में एक, लाखों में एक है कि उसे खुश ना किया करें। इतना भी नहीं वो अच्छा होगा माशाल्लाह। डब्बे में नहीं पढ़ना, डब्बे में नहीं पढ़ना, मुस्कुरा के देखें अपने दोस्त को। पॉइंट नंबर बी। अच्छा, कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे ऐसा हो सकता है कि मालिक मकान घर की इंश्योरेंस करवा ले, तो वो इंश्योरेंस भी क्या नोट करें, बस कर दे मेहरबानी, पिक्चर छोड़ दे, पढ़ा रहा हूं। माय डियर, मैं ये कह रहा था कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको घर की इंश्योरेंस करवानी पड़ सकती है। तो घर की इंश्योरेंस अगर किसी ने करवा ली, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, उसमें हम उड़ जाए, घर उड़ जाए, तो इसलिए लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो ये इंश्योरेंस भी नॉर्मल खर्चा है, माइनस करने की इजाजत है जो आपने पे की है बिल्डिंग को इंश्योर कराने के लिए। नेक्स्ट, लोकल रेट, नईम साहब को कह दो, किसी को कह दो, कोई ला देगा, अभी बिला को कह दो। लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल चार्ज, लोकल सेस पेड ऑन प्रॉपर्टी और रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओ, ये लोकल टैक्स प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है जिसे हमने प्रॉपर्टी टैक्स कहे, या प्रॉपर्टी के रेंट पे भी टैक्स हो सकता है। एक अजीब सी आपको मिसाल दूं, गवर्नमेंट कहे मुर्गी है तेरे पास, इस पे भी टैक्स दे, और मुर्गी से अंडा आ रहा है, इस पे भी टैक्स दे। तो गवर्नमेंट कहे तेरे पास मज है, भैंस सॉरी कहते हैं आप लोग, तेरे पास मज है, वो कहते नहीं लोग सुस्त बंदे को कि मज ही है, पई रहती है, भी जाके उधर 1 घंटे बाद उधर से उठाना पड़ता है कि मज ही है, हूं इत्थे पैगी। तो इस कहना नहीं चाहिए किसी को, मैं एक बात कर रहा हूं, तो मिसाल दे रहा हूं। तो मज जो है, गवर्नमेंट मज पे भी टैक्स लगा दे और मज के दूध पे भी टैक्स लगा दे। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो आपने शहद की मक्खियां रखी हैं उस पे भी टैक्स लगा दे, उससे शहद पे भी टैक्स लगा दे। तो इसी तरह गवर्नमेंट अगर चाहे प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगा दे, लेकिन ये इनकम टैक्स नहीं होगा, ये इनकम टैक्स नहीं होगा, ये इनकम टैक्स नहीं होगा। कोई भी और टैक्स इनकम के अलावा, वो गवर्नमेंट फिर पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगाती है। कई दफा गवर्नमेंट कहती है आपका घर 5 मरले का है, उस पर कम टैक्स, आपका घर 10 मरले का, उस पर ज्यादा टैक्स। तो ये टैक्सेस घरों के मरलों के एतबार से होते हैं, ये इनकम टैक्स नहीं है। और एक मजे की बात देखें ना, प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स में फर्क है। इनकम टैक्स टेबल 1 और 2 के मुताबिक निकलता है, प्रॉपर्टी टैक्स पेपर में गिवन होगा। ये प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ लगता है जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं बड़े बड़े इलाकों में। हो सकता है किसी छोटे इलाके में आपकी 1-2 मरले का घर हो, तो फिर आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना ही ना पड़े। तो प्रॉपर्टी टैक्स इज नॉट एन इनकम टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स माइनस करने की इजाजत है, लेकिन इनकम टैक्स तो माइनस नहीं कर सकते ना। इनकम टैक्स अगर इधर माइनस करेंगे, इधर ये फिगर दोबारा चेंज होगी, ये तो पता नहीं मैथ समझ जाएगा, बार बार न्यूमेरिकली सॉल्व करते रहेंगे। तो कौन से टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है? बोले वाइल कैलकुलेटिंग इनकम
under a head of income the total chargeable amount less deductions will be allowed. टोटल चार्जेबल अमाउंट में से डिडक्शन माइनस होंगी ना, यही हमने पढ़ा हुआ है ना हर क्लास के अंदर. टोटल चार्जेबल अमाउंट में डिडक्शन माइनस कर दो तो ये क्या जाया करेगी किसी भी हेड ऑफ इनकम में इनकम. लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको फिर फेस पे लाके इस पे क्या निकालेंगे इनकम टैक्स. तो लोकल टैक्स, लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल चार्ज, लोकल सेस पेड, वो माइनस करने की इजाजत है, एक्सेप्ट इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल में खुद निकालना होता है ना. इनकम टैक्स यहां तो नहीं माइनस हो सकता. लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल चार्ज, लोकल सेस पेड ऑन प्रॉपर्टी और पेड ऑन रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी. किसको पे किया है अंजुम? टू एनी लोकल अथॉरिटी और लोकल इन द ईयर, एक्सेप्ट इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है. तो हमारे सवाल में हमने आज कौन सा टैक्स माइनस किया था, इसकी एक मिसाल है. ये कौन सा टैक्स है? प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि ये इनकम टैक्स नहीं था. इसके साथ इनकम टैक्स लिखा हुआ था या प्रॉपर्टी टैक्स लिखा हुआ था? प्रॉपर्टी टैक्स लिखा हुआ था. डन. ओके. चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगला लेक्चर.